चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे अमेरिका की वेनेजुएला को लेकर बदल रही नीति को। इसके अलावा रशिया के ऑयल टैंकर को अमेरिका ने कैप्चर किया, जिसके बाद दोनों देशों के क्या बयान आए। साथ ही हम बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तान के ISPR DG के भारत को लेके बयान बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बात भी करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हुई है। सबसे पहली खबर जो हम लेकर आए हैं वो है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को तो पकड़ लिया है। वहाँ इंटरिम सरकार एक्टिव हो गई है। डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में, जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी, उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। इसके बाद वो वेनेजुएला का काम संभाल रही हैं। ट्रंप को ऐसा लगा कि डेल्सी रोड्रिगेज या जो भी नई सरकार आएगी वो बेसिकली उनके इशारों पर चलेगी। वाशिंगटन DC से जो आदेश आएगा वो इस हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल ऐसे संकेत ज्यादा दिख नहीं रहे कि वो किसके हिसाब से काम कर रही हैं। कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जो लग रहा है कि वो ट्रंप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। कई बार ऐसे बयान आए कि वो लग रहा है कि ट्रंप को सीधे काउंटर कर रही हैं। ऐसा होगा क्या, ये कब होगा और इसमें क्या क्या अपडेट्स आएंगे, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि डेल्सी रोड्रिगेज की जो नई सरकार है वेनेजुएला की, वो वॉशिंगटन को के ऑर्डर्स को कितना फॉलो करती है। मैं ऑर्डर वर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसमें क्या ट्रंप जो रिजॉल्व करना चाहते थे वो चीजें रिजॉल्व हुई हैं कि नहीं। रिजॉल्व करने की आपने बात कही तो एक बात हम आपको बता दें कि जो ऑयल, जो पूरा मुद्दा था, पूरी कार्रवाई का जो अब आधार समझ में आ रहा है, वो जो वेनेजुएला में पाए जाने वाले जो क्रूड ऑयल है, जो थिक क्रूड ऑयल है, जो हेवी क्रूड ऑयल है, पूरा मामला लेकर अब उसी को है। और अब इस बात के भी संकेत मिलने लग गए हैं कि वेनेजुएला, जो बयान अमेरिका की तरफ से आए, उसमें लगभग 20 से 50 मिलियन बैरल अमेरिकन जो थिक ऑयल है वेनेजुएला की, वो अमेरिका के रिफाइनरीज को जाएंगी। उसके अलावा इस पूरे ऑयल का नियंत्रण जो है वो अमेरिका करेगा। तो आपने कहा कि वेनेजुएला को जब बात आ रही कि वेनेजुएला किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को मानता है, प्रशासनिक लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर शायद आदेशों में मतभेद हो या बयानबाजी हो, लेकिन जो तेल को लेकर है वो मामला स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो अमेरिका कह रहा है या जो तेल को लेकर जो अमेरिका का इंटरेस्ट था वो अब वेनेजुएला में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का जो रिजॉल्व करने वाली चीज थी वो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ऐसा राम बता रहे हैं। अभी एक बयान आया अमेरिका की तरफ से कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स वेनेजुएलाज इंटरिम गवर्नमेंट अंडर डेल्सी रोड्रिगेज टू सीवियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज विद चाइना, रशिया, ईरान एंड क्यूबा एज अ प्री कंडीशन फॉर एक्सपेंडिंग ऑयल प्रोडक्शन। मतलब अगर आप ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं वेनेजुएला में, वेनेजुएला का जो ऑयल है, जिसपे मैं कहूँगा आने वाले टाइम में या अभी भी उसकी इकोनॉमी बहुत डिपेंड है। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वाला देश है। ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि आपको अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपना ऑयल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आप चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा, इन देशों से अपने रिश्ते ख़त्म कीजिए। अगर आपको दुनिया के और देशों से ऑयल को लेकर डील्स करनी है, आपको तेल बेचना है, आपको पैसे का, आपको डॉलर कमाने हैं, तो पहले इन देशों से अपने रिश्ते ख़राब कीजिए, रिश्ते तोड़िए। इकोनॉमिक जो आपके टाइज हैं उनको ख़राब कीजिए, को तोड़िए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल अमेरिका अपने तमाम जो टर्म्स थे वो अब वेनेजुएला पर धीरे धीरे लागू करते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम बयान देते हुए तो जरूर दिख रहा है। ABC न्यूज ने एक रिपोर्ट की है। उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि द US हैज मेड इट क्लियर दैट वेनेजुएला विल बी अलाउड टू ड्रिल मोर ऑयल ओनली इफ इट कंप्लाइज विद वॉशिंगटन्स कंडीशन। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ट्रंप जो रिजॉल्व करना चाहते थे वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो पता चलेगा, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो रिजॉल्व हो चुका है। और तेल को लेके, जैसा आपने कहा शुरू में कि तेल को लेके सबसे बड़ी चीज है कि तेल अब वेनेजुएला US के कंडीशंस पे बेचेगा। ट्रंप आखिर अंततः ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर एक बूंद भी तेल वेनेजुएला से निकलता है तो ट्रंप के इशारों पर निकलेगा।
और यहीं तक नहीं, वहाँ जो बिजनेस होगा, यहाँ तक के भी बयान आए हैं कि जो ऑयल बिजनेस होगा उसका जो अर्निंग होगी वो भी यूएस के किसी बैंक में जाएगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेनेजुएला जो सिटीजन है एज ए कंट्री को कितना जाएगा। एंड इस तरह का एक सेटअप लेकर बात आई है, किस तरह का एक सेटअप बनाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि करीब 30 से 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल यूएस को दिया जाएगा मार्केट प्राइस पे, ताकि यूएस जो है इसका इस्तेमाल कर सके या जो भी उसको करना है वो कर सके। ये तमाम चीजें हैं जो वेनेजुएला का तेल है, जिस तरीके के ट्रंप की संभावनाएं लग रही हैं, जिस तरीके से ट्रंप की इच्छा है, वो वेनेजुएला के तेल पर तो कंट्रोल पा चुके हैं। और जब ये वेनेजुएला से टेंशन शुरू हुई थी तो तमाम लोगों ने कहा भी था, तमाम एक्सपर्ट्स की अगर आप बात सुनेंगे, तमाम एक्सपर्ट्स की राय समझेंगे तो उन्होंने यही कहा था कि वेनेजुएला का मामला ड्रग्स जो तमाम आरोप लगे वो सब बहुत बहुत छोटी चीज है, वो सब है भी नहीं असल में ऑन ग्राउंड में। असली कारण अगर कुछ है तो वो है वेनेजुएला में जो तेल है, थिक क्रूड ऑयल, जिसकी बात राम बार बार आपसे करते हैं कि थिक क्रूड ऑयल अगर वो ट्रंप के हिसाब से बेची जाए, अगर वो ट्रंप के आप अब दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे इराक हो चाहे सीरिया हो, जहां पर भी तेल था वहां पर अमेरिका ने आग लगाई, या तो उस इलाके को डिस्टेबलाइज कर दिया या वहां पे अपना कंट्रोल है, या उनके तेल पर किसी ना किसी तरीके से अमेरिका का नियंत्रण। चाहे आप सऊदी अरबिया ले लीजिए, वहां पे भी तमाम यूएस की कंपनीज है जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं। आप कतर में यूएस के बेसेस हैं कितने सारे, और तमाम चीजें। कतर ने तो एक फ्लाइट भी दी थी ट्रंप को, एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था। तो ऐसे तमाम जगह हैं आप दुनिया के जहां पे देख लीजिए जो ट्रंप के हिसाब से नहीं चलता, जैसा ईरान। इसके अलावा आपको याद होगा इराक की जो लड़ाई हुई, वो भी उसका कारण भी तेल ही माना गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये देखने वाली है, अमेरिका की कार्रवाई के बाद जो अमेरिका कार्रवाई से पहले बयान दे रहा था, जिस तरह का आरोप वेनेजुएला पे लगा रहा था ड्रग्स के, इमिग्रेशन को लेके, वो तमाम मुद्दे अब जो हैं पिक्चर से बाहर हैं। अब जो पूरी बयानबाजी आ रही है वो वेनेजुएला के ऑयल को लेकर आ रही है। इसके अलावा जानकारों का ये भी कहना है कि वेनेजुएला में जो अदर मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड हैं या रेयर अर्थ मटेरियल की भी बात हो रही है, इन सब पर भी अमेरिका की नज़र बनी हुई है। हमने आपको दिखाया द चाणक्य डायलॉग्स में, आपने देखा होगा एक एपिसोड में, हम आपको वो पहले क्लिप दिखा देते हैं। वेनेजुएला's hidden jewels, decoding why it's so rich in oil and gold। अच्छा दोस्तों, वेनेजुएला एक नेचुरल टारगेट है, तो आपने बहाना, आपसे यहाँ पे मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप है, आपने पहले बहाना बनाया कि ये ड्रग्स भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपने बैड बॉय की इमेज पेंट करी, राइट, बैड बॉय की इमेज, और ये काफी सालों से होता चला आ रहा है। दोस्तों ये ट्वीट देखिए आप, ये जो ट्वीट है ये है 25 जनवरी 2019 का। उस जमाने में तुलसी गैबार्ड ने ये ट्वीट करा था। तुलसी गैबार्ड आज की तारीख में क्या है? DNI। शी इज द DNI, शी इज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसने बोला था कि मत पड़ो इन चक्करों में, लेट द वेनेजुएला की। अमेरिकन के साथ क्या है कि ये जाते हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, पूरा कूड़ा कर देते हैं वहां पे। ये कहते हैं तुम्हें डेमोक्रेसी की जरूरत है, जैसे डेमोक्रेसी को टैबलेट होगी। ये डेमोक्रेसी देने के लिए जाते हैं, फिर वहां पे ये डेमोक्रेसी देने इराक भी गए थे, ये लीबिया भी गए थे, वही डेमोक्रेसी देने के लिए। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। Amid the recent development, there is a larger picture that goes beyond corruption allegations and drug peddling from Venezuela. It has rich oil and mineral reserves. The Orinoco Belt, a 55,000 square kilometer southern strip along the eastern Orinoco Basin, overlies extra heavy crude deposits estimated at 1,200 billion barrels, rivaling global conventional oil reserves. Beneath the Orinoco Belt lie Miocene sediments of the Oficina and Mercure formations, rich in organic source rocks that generated heavy oil through heat and pressure from overlying sediments. The US Geological Survey estimates 380 to 652 billion barrels technically recoverable, trapped in sandstone reservoirs up to 1,400 billion barrels total. ये तो हो गया तेल दोस्तों, ये देखिए साहब, ये वाला इलाका। इसके अलावा more than 200 gold sites occur in metavolcanics and meta sediments with undiscovered potential up to 8,000 metric tons। कहते हैं 8,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा है वेनेजुएला में, जमीन के नीचे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा, ये जो गयाना की बात कर रहे हैं, दिस इज दैट प्लेस, वेनेजुएला में इतना ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब के पास इतना तेल नहीं, रूस के पास, ईरान के पास, अमेरिका के पास, कनाडा के पास,
इराक के पास, लीबिया, आप बोलो किसके पास इतना तेल किसी के पास नहीं है जितना अकेला वेनेजुएला के पास है दोस्तों। देखा आपने वेनेजुएला में कहाँ कहाँ कौन कौन से रेयर अर्थ हैं, कहाँ गोल्ड है, कहाँ ऑयल है, ये तमाम चीजें हमने आपको द चाणक्य डायलॉग्स के एपिसोड में कवर की थी मेजर गौरारे सर ने। तो ट्रंप का सबसे ग्रीनलैंड को भी लेके जो कहा जा रहा है वो सिक्योरिटी की जितना इशू हो, सिक्योरिटी की जितनी भी बात हो कि मैं सिक्योरिटी देखना चाहता हूं, मैं आर्कटिक में जो रशिया और चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता हूं। तब तमाम लोगों के एक सवाल आ रहे थे और हमारे आसपास के लोगों के भी सवाल थे कि अगर आपको सिक्योरिटी के रीजन से चाहिए तो आप अपना बेस बना सकते हैं, आपका एक नेवल बेस ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, नाटो का मेंबर है, तो वो नाटो का मेंबर है, तो आप तो इजीली बना सकते हैं, इजी है। लेकिन ट्रम्प को चाहिए वहां पे जो रेयर अर्थ हैं, जो वहां पे खनिज हैं, मैं अगर आपको ऐसे शब्द में समझाऊं तो ट्रम्प बस एक जगह है दुनिया में, एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे खनिज नहीं है लेकिन उसको खनिज दिख रहा है क्योंकि वो बेस के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहता है, वो पाकिस्तान है। वहां वो खनिज नहीं है लेकिन वो उसने अपने आंखों में एक चश्मा पहना, जब वो पाकिस्तान के मैप में देखता है तो उसको खनिज दिखता है, वो खनिज आसिम मुनीर है और उसकी फौज है। उसके अलावा वो जहां पे भी डिस्प्यूट कर रहा है, जहां पे अगर वो यूक्रेन की शांति करवा रहा है तो आप ध्यान से देखिए तो वो रेयर अर्थ की भी बात कर रहा है, वहां पे भी मिनरल्स को लेकर बात हो रही है और इसके पीछे वजह भी है। देखिए रेयर अर्थ मटेरियल आज के डेट में हर चीज में इस्तेमाल होता है। आपके घर में जो बेसिक फोन है वहां से लेकर सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स तक, यानी बेसिक से लेकर एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी तक, इन सब में आज के डेट में रेयर अर्थ मैग्नेट और जो मटेरियल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। और अभी तक जो वर्तमान स्थिति है उसमें चाइना इस पे डोमिनेट करता है। चाइना इवन जो प्रोसेसिंग है वो तो पूरी तरह चाइना के पास है, लगभग 99% से ज्यादा प्रोसेसिंग। इवन एक तथ्य और इसमें है सर, अगर कहीं और खनिज निकाले भी जा रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग भी चाइना ही कर रही है, चाइना ही करता है। बेसिक यही है कि अगर अब बीच में जो टैरिफ वॉर चला था चाइना और यूएस के बीच में, तो उसमें चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी थी। पूरे अमेरिका की जो की फंक्शनैलिटी थी, अगर मैं इसको लेमैन टर्म्स में बोलूं तो वो बिगड़ गई थी। ट्रम्प को वो टैरिफ घटाने पड़े थे, ट्रम्प को अपने टोन कम करना पड़ा था क्योंकि चाइना ने पूरा नल बंद कर दिया था। और वो नल बंद करने से ट्रम्प को समझ में आया कि ये जो हालात हैं अमेरिका के वो बिगड़ते बद से बदतर होते गए। अब ट्रम्प को ये समझ में आ गया है कि अगर मुझे चाइना से अपनी वो चीजों को हटाना है, चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, तो मुझे रेयर अर्थ चाहिए। और रेयर अर्थ कोई देश आपको देगा तो वो डील करेगा, इससे बढ़िया मैं उस देश पे को कंट्रोल करूं, फिर वो रेयर अर्थ निकालता हूं तो एक तो प्राइसेस चीप होंगी, मैं उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं, चाहे जितना जब जैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। चाइना की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से मैं लगभग खत्म कर सकता हूं। और ये अभी तक जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर हम पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल के बाद कहीं दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से वो देशों से डील कर रहा है, इसमें तमाम कई जानकारों का कहना है कि अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल को लेके काफी सीरियस हो रखा है। अगर आपको हम बताएं जो वेनेजुएला की बात है, द एनर्जी डिपार्टमेंट स्टेटेड दैट all oil transported in and out of Venezuela will move only through US approved channels। हम अभी आपको वेनेजुएला की बात करते हैं, हमने पूरी दुनिया की भी आपको एक तरीके से बताया कि किस तरीके से दुनिया में तेल या तमाम जो मिनरल्स हैं उनको कंट्रोल करने की बात है। वेनेजुएला को लेकर डायरेक्ट एनर्जी डिपार्टमेंट, यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है कि अगर यूएस अप्रूव करता है, जो जिन चैनल्स के थ्रू यूएस अप्रूव करेगा उन्हीं चैनल्स के थ्रू वेनेजुएला के ऑयल पूरी दुनिया में बेचे जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं बेचे जा सकते हैं। आपने कही कि चैनल के बाद, तो इसमें एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरह रशिया के एक ऑयल टैंकर को अमेरिका ने कैप्चर किया, अपने फोर्सेस उस टैंकर पे उतारे, जिसको लेकर अब दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रशिया ने एक तरफ उसे पायरेसी कहा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा कि ये उनका अधिकार था। क्योंकि वेनेजुएला का जो लॉकआउट लगा था उसको तोड़ते हुए वो, या उससे हिडन तरीके से वो ऑयल वो शिप जो टैंकर था वो जा रहा था, जिसको कंट्रोल करना उनके हक में था। मारीनेरा करके एक शिप है जिसको पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था, ये गयाना में रजिस्टर्ड था, बाद में इसको रशिया में रजिस्टर्ड किया गया। हमने इसको लेके कल भी बात की थी। मैं आपको एक बार वो रिकैप देता हूं कि ये रशिया में दोबारा रजिस्टर्ड हुआ, रशियन फ्लैग था इस पे, और ये टैंकर आर्कटिक में कहीं
चल रहा था, इसको अमेरिका तलाश रहा था। कई रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि इसकी सेफ्टी के लिए सबमरीन्स भेजी थी रशिया ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। आखिरकार रशिया ने यूएस ने एक ऑपरेशन किया, इस टैंकर को सीज किया और अपने साथ लेके चले गए। अब ये देखना होगा कि ऑयल टैंकर पे यूएस की कार्रवाई के बाद अब रशिया की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। अभी तक बयान बहुत तीखे हैं। ऐसे माहौल में दो बड़े देश जो ऑलरेडी यूक्रेन मामले में जहां यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, उसमें रशिया और अमेरिका बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से रशिया के क्लेम्ड ऑयल टैंकर पर यूएस की कार्रवाई के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। ये जो टैंकर को कैप्चर किया, इसको लेकर रशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द टैंकर, वाइल सीनियर रशियन लॉ मेकर एंड्रेई क्लिशास ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ पायरेसी है। जैसा कि आपने बताया कि ये एक एक्ट ऑफ पायरेसी है। अब रशिया इस पे एक्शन क्या लेता है वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये टैंकर आई थिंक खाली जा रहा था वहां से, तो इसमें कोई तेल नहीं था, लेकिन इस पे एक्शन क्या लेता है। चूंकि आपने डायरेक्टली एक ऑयल टैंकर को कैप्चर किया है जिस पे रशियन फ्लैग था, ये रशिया के लिए, रशिया इसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर लेता है, रशिया इस पे क्या बयान देता है, क्या कहता है, उस पर कोई एक्शन होता है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात होती है, मिलिट्री एक्शंस होते हैं, क्या होंगे वो अभी देखने की बात है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे आपके लिए, और जो हमारी अगली बात है, अगली एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आईएसपीआर के डीजी ने एक बयान दिया कि भारत को जिधर से आना है आए, और सिर्फ अफगानिस्तान को भी उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में कहा कि अफगानिस्तान से जो है मिलिटेंसी बढ़ती है अफगानिस्तान में, और भारत को भी धमकाया। पाकिस्तान के फिर इस तरह के बयान हमने मेजरली इतने अच्छे से इसको कवर किया आज। आपने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिएगा कि उसके बयान का मतलब क्या है। फिलहाल अगर हम सीधे सीधे शब्दों में आते हैं तो डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो ये बात बोली है कि जिधर से आना हो आ जाए, वो बाजुएं खोल के कि हम तैयार हैं, एक एग्रेसिव पोस्चर, आप आएंगे तो हम आपको मजा करा देंगे, मजा नहीं चखाया तो पैसे वापस। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके का आपने मजे चखे हैं, किस तरीके से आप यूएस लॉ मेकर्स के पास भाग रहे थे, और लाखों डॉलर्स जो खर्च किए आपने कि हम जो है ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे रोका जाए, जो इतनी पिटाई हुई, लॉबिंग की, बाकायदा एजेंसीज हायर किए, 60 से ज्यादा लोगों से मिले, अरबों डॉलर खर्च किए, फिर आप मजे चखाने की बात करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसे आपकी अपब्रिंगिंग वैसे आप सोचेंगे। खैर, 1948, 1965, 1971, 1999 अच्छा था कि बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के आज जो भी हालात हैं, बांग्लादेश बना, और वो किसने बनाया? ईस्टर्न आर्मी कमांड, इंडियन आर्मी ने। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने साइन किया, अपनी पिस्टल सरेंडर की, और वो ऐतिहासिक तस्वीर आपके सामने है। आप मजे चखाने की बात कर रहे हैं, ख्याली पुलाव आपका बहुत अच्छा, आपको आपकी ख्याली पुलाव बहुत मुबारक हो। इस तरह का इतिहास होने के बावजूद भी आज के समय में आपका ये बयान आपकी सोच दर्शाता है। आप भारत को लेकर तमाम बयानबाजियां कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि हमने भारत को मजे चखाए, हमने ये गिरा दिया, वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। आप अपने क्रिकेटर्स को ग्राउंड पे भेज के 6-0 करवा सकते हैं, आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सच, फैक्ट्स, सैटेलाइट की इमेजेस वो कभी बदल नहीं सकती। इन्होंने भी सैटेलाइट की इमेज जारी की थी। तेल गिरा था, उसको बोला कि हमने यहाँ मिसाइल मारी, बाद में जब फैक्ट चेक हुआ पता चला कि वो तेल गिरा था। फालतू में झूठ बोल रहे हैं ये लोग। वीडियो गेम्स दिखा सकते हैं, आप वीडियो गेम्स खेलिए, दिखाइए कि हम भारत को हरा रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और यहाँ पे आप चुनौती ज़रूर दे सकते हैं वीडियो गेम्स में, क्योंकि भारत में लोगों के पास ज़रूरी काम होते हैं, इसलिए वो वीडियो गेम्स नहीं खेलते। तो थोड़ी सी, हालांकि गेमर्स भारत में बहुत अच्छे हैं, वो गेमर्स हैं, वो खेल अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये गैम्बलर्स हैं। यहाँ थोड़ा मामला अलग है, यहाँ मीम्स की भी फौज है। हाँ, वो मीम्स की भी फौज है। अताउल्लाह तारड़ का एक स्टेटमेंट है कि आर मीम गेम वाज अप ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये खुश इसी में थे कि हमने सोशल मीडिया पे हरा दिया, हमने मीम गेम में हरा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। जो हमारी अगली खबर है वो नेतन्याहू को लेकर है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, उनको गाजा को लेकर अपडेट दिया कि गाजा में जो ऑपरेशन चल रहा है वो क्या है, इजराइल किस तरीके से एक्शंस ले रहा है। उन्होंने बताया कि ये 4 महीने में तीसरी बार इन दोनों ने बात की है, और स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत की है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द ही भारत आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से सामने मुलाकात भी करेंगे।
गाजा में जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं उसको लेकर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए जो टेंशन देने वाली लाइन है, मैं वो पढ़ के दिखा देता हूँ। बोथ साइड्स कमिटेड टू कंटिन्यूड कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म। और टेररिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में कौन है, ये नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आतंकवादियों को पैदा करने वाला, चाहे जितनी आतंकवादी तंजीमें हैं जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने दहशत फैलाने की कोशिश की, जो तमाम दुनिया भर के में आतंकी हमले होते हैं, उनके तार कहीं मैं न यही कहीं कहने वाला था, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, ये एक तथ्य है कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं जुड़कर पाकिस्तान में मिल ही जाते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हुई है कि इजराइल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बातचीत शुरू हो गई। अभी हाल ही में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल सर, वो इजराइल गए थे, उन्होंने वहाँ पे बातचीत की है और एफटीए के जो नेगोशिएशंस हैं वो भी शुरू हो गई है। बीच में खबरें आई थी कि और बातचीत भी चल रही है कि इजराइल अपनी कुछ डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज को यहाँ भारत में लाएगा, वहाँ पे यहाँ पे प्लांट लगाएगा, यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन होगा, वो मेक इन इंडिया होंगे इजरायली वेपनरीज। इन पे भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत से न्यूजीलैंड से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगभग बात पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई देशों से भारत ने हाल के सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री से इन पर्सन मुलाकात करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।